करोड़पति पति पत्नी रोज अपनी कंपनी के लिए एक ही रास्ते से जाया करते थे और रास्ते में उन्हें एक सिग्नल पड़ता था। उस सिग्नल पर एक लड़की जो कि जवान थी लेकिन वह भीख मांगा करती थी और रोज के रोज यहाँ पर जो पत्नी के पति होते हैं वह रोज उसे भीख दिया करते। लेकिन एक दिन पत्नी उसे मना करने लगती है अपने पति से और उसके बाद पति कहने लगता है कि तुम्हें क्या पता, इसकी बेचारी की कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी, क्योंकि भीख मांगने का काम कोई बिना मजदूरी के नहीं किया करता। अब इस बात को सुनकर पत्नी उस लड़के की मजबूरी जानना चाहती है और जैसे ही उसे उस बेकारन की सच्चाई पता चलती है तो उसके बाद उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और सोचने लगती है कि सच में ही ऐसा भी हो सकता है। क्या था उस बेकारन का ऐसा सच जिसे देखने के बाद यहां पर वह महिला सोचने पर मजबूर हो गई। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर रमा और अभिषेक दोनों पति पत्नी हैं जिनका एक लड़का है और उन दोनों की एक बहुत बड़ी कंपनी है। दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे हैं और दोनों मिलकर उस कंपनी को चलाया करते हैं। उनके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है और वो अच्छी तरह से एक लग्जरी लाइफस्टाइल जिया करते हैं। दोनों पति पत्नी सुबह बैठकर एक गाड़ी में वहां से सीधा अपनी कंपनी जाया करते हैं और उस कंपनी से उसी रास्ते से वापस भी लौटा करते हैं। उस रास्ते के बीच में एक सिग्नल पड़ता है और उस सिग्नल पर कुछ बेकारी बच्चे होते हैं और कुछ बेकारी बुजुर्ग होते हैं, लेकिन उनके बीच में एक जवान लड़की थी जो कि वहां पर उस सिग्नल पर भीख मांगा करती थी। जैसे गाड़ी रुका करती तो उसी गाड़ी के शीशे पर जाया करती और उनसे भीख में कुछ पैसे मांगा करती। अब यहाँ पर जो ये पत्नी होती है रमा, उसका पति भी उस लड़की को भीख देने लगता है और इस बात को देखकर यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि आप बिना रोज के रोज इस तरह से इनको पैसा दिया करते हैं और भीख देने की वजह से ही इन लोगों का इतना बड़ा हो रहा है और अगर आप लोग भीख देना बंद कर दोगे तो उसके बाद ये बिल्कुल से बंद हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो रमा होती है वह कमाकर खाने पर विश्वास किया करती थी और इसी वजह से जब भी उसे कोई जवान बेकारी देखा करता तो वह उससे यही कह दिया करती कि हाथ पांव में जान है और क्यों ना मेहनत करके खा लो, ऐसे भीख मांगकर खाने से क्या फायदा। तो इसी वजह से वह अपने पति को भी रोकती है इस जवान लड़की को भीख देने से। लेकिन तभी जो पति होता है वो कहने लगता है कि रमा, किसी की ना जाने क्या मजबूरी है और मजबूरी में ही आदमी भीख मांगा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उन्हें भीख ना दें, क्योंकि एक सहारा होता है, शायद इसकी वजह से उनकी जिंदगी आगे चलती रहती हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रमा होती है वो कहने लगती है कि इनकी कोई मजबूरी नहीं हुआ करती, ये तो आराम से अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए भीख मांगा करते हैं ताकि इनको काम ना करना पड़े। लेकिन पति उसे समझाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अब तुम ही ये लगा लो कि तुम्हें आराम से जीने के लिए अगर भीख मांगनी पड़े तो क्या तुम भीख मांग सकती हो। तो यहाँ पर रमा थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं मांग सकती, लेकिन ये लोग मांगा करते हैं। लेकिन तभी जो अभिषेक होता है वह कहता है कि नहीं रमा, ऐसा नहीं है, इन सभी की मजबूरी हुआ करती है और तुम्हें विश्वास नहीं होता तो बेशक से किसी भिखारी से बात करके देख लेना और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रमा होती है वो फिलहाल तो चुप हो जाती है और अपनी कंपनी में दोनों पति पत्नी पहुंच जाते हैं। लेकिन दिन भर उसके दिमाग में यही बात चलती रहती है और जैसे ही शाम के समय पति पत्नी वापस लौट रहे थे तो उसी दौरान उसे वही बेकारन दिखती है जो कि जवान होने के बाद भी यहाँ पर भीख मांग रही है। उसके बाद जो रमा होती है वह फैसला कर चुकी थी कि मैं जानूंगी कि इसकी क्या मजबूरी है जो ये भीख मांग रही है। और इसी बात को सोचकर जैसे वो सिग्नल आता है और वहां पर उसका पति गाड़ी रोकता है तो उसकी पत्नी कहने लगती है कि जो तुमने सुबह कहा था मैं उस बात को प्रूव करना चाहती हूं कि इनकी कोई मजबूरी नहीं हुआ करती, ये तो ऐसो आराम से जिंदगी जिया करते हैं। अब इस बात को सुनकर पति पूछने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो यहां पर पत्नी कहती है कि उस जवान लड़की को जिसको तुम भीख में पैसे दिया करते हो उसको आज पता करेंगे कि वो कहां रहा करती है और क्या काम किया करती है इन पैसों का, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और अगर मैं गलत हुई तो मुझे भी एक शिक्षा मिल जाएगी। इस बात को सुनकर पति उसे एक बार तो मना करता है, लेकिन पत्नी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, तुमने मुझे गलत ठहराया था तो मैं इस चीज को कर रहूंगी। ऐसा कहकर जो रमा होती है वहां पर गाड़ी को रुकवा लेती है और उसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है मजबूरन वह भी उसके साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। पति पत्नी गाड़ी को साइड में लगाते हैं और उसके बाद दोनों पति पत्नी पैदल पैदल उस भिखारियों के झुंड तक पहुंच जाते हैं जिस झुंड के साथ वो लड़की भीख मांगा करती थी। वहां पर जाने के बाद वह उनसे पूछने लगते हैं कि जो लड़की यहाँ पर भीख मांगा करती थी वो कहाँ है। तो इसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि वो तो उस झोपड़पट्टी में रहा करती है जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और वहां पर जाना होगा अगर आपको उससे मिलना है तो। उसके बारे में हमें इतना ही पता है कि वो रोज वहीं से आया करती है और वहीं पर चली जाया करती है, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं किया करती है और ज्यादातर चुपचाप ही रहा करती है। अब इस बात को सुनने के बाद जो अभिषेक होता है वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि छोड़ो ना, किन बातों में पड़ गए, घर जाकर आराम भी करना है। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहती है कि नहीं, आज मुझे उसके बारे में जानना है और हम लोग वहीं पर चलेंगे। अब इसके बाद जो अभिषेक होता है अपनी पत्नी के कहने पर वहां पर चलने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों पति पत्नी दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं और जिस बस्ती
बस्ती के बारे में इस भिखारियों के झुंड ने बताया था, वहां पर अपनी गाड़ी को लेकर दोनों पति पत्नी पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद यहाँ पर दोनों पति पत्नी बस्ती के लोगों से पूछने लगते हैं कि यहाँ पर एक लड़की भीख मांगा करती है, क्या उसके बारे में तुम्हें पता है? उसके बाद यहाँ पर बस्ती के लोग थोड़ी देर तक विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद बता देते हैं कि हाँ, वो तो आपको बस्ती के साइड में ही जो पुल है उस पुल के नीचे बैठी हुई मिलेगी और वहीं पर वो रहा करती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी पैदल पैदल उस बस्ती के बीच में से निकलकर उस पुल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जाकर जो नजारा वो दोनों पति पत्नी देखते हैं तो उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही बेकारन लड़की जो कि दिन के समय में रेड लाइट पर भीख मांगा करती है, उसने चूल्हा चला रखा है और वह खाना बना रही है। लेकिन उसके आसपास कम से कम 20 से 25 कुत्ते बैठे हैं जो कि गली के आवारा कुत्ते हैं और वह खाना बनाकर उन सभी कुत्तों में उस खाने को बराबर बांट रही है। इस बात को करते हुए उसे बड़ी खुशी महसूस हो रही है और जब दोनों पति पत्नी ये नजारा अपनी आंखों से देख लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर अभिषेक के मन में भी जिज्ञासा जाग आती है कि ये भीख मांगकर इन कुत्तों को खाना खिलाया करती है क्या ऐसी ही बात है या फिर ये आज ही ऐसा काम कर रही है। इस बात को सोचकर दोनों पति पत्नी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद दूर से उस लड़की को आवाज लगाने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ आओ। तो इसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है जो कि भीख मांगा करती है वह उसके पास चली तो जाती है, लेकिन जब वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर इन कुत्तों को खाना क्यों खिला रही हो, तो उसके बाद वह कोई भी जवाब नहीं देती है और उनकी तरफ देखकर केवल हाथ फैला लेती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह सोचने लगता है कि शायद ये पैसे मांग रही है और पैसे लेने के बाद ही मुझे बताएगी। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह अपने पर्स में से लगभग 50 रुपए निकालता है और उसके हाथ पर रख लेता है। लेकिन पैसों को लेने के बाद वह लड़की दोबारा से चली जाती है और उसके बाद वहां पर बैठकर दोबारा से खाना बनाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी की हिम्मत नहीं होती कि वह उसके पास जा सके, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे कुत्ते थे, वो भी आवारा, और इन्हें डर लग रहा था कि कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। इसके बाद वह वहीं पर खड़े खड़े उसे आवाज लगा रहे थे, लेकिन तभी वहां से एक बुजुर्ग काका निकल रहे थे और जैसे वो देखते हैं कि पति पत्नी इस लड़की को आवाज लगा रहे हैं तो उसके बाद उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या काम है इससे और तुम इसे आवाज क्यों लगा रहे हो। तो उसके बाद दोनों पति पत्नी उन्हें पूरी बात बताते हैं कि इस तरह से हम लोग तो ये जानने के लिए आए थे कि इसकी मजबूरी क्या है, लेकिन यहां पर आने के बाद देखा तो सब कुछ बदला हुआ था। ये लड़की तो इन कुत्तों के लिए शायद भीख मांगा करती है और हम इससे पूछना चाहते हैं कि इसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये भीख मांगने पर मजबूर हो गई। तो उसके बाद यहाँ पर जो काका होता है वो कहने लगता है कि बेटा इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो केवल इतना पता है कि ये किसी से कुछ भी बात नहीं किया करती, केवल भीख मांगा करती है और जो भी पैसे इसे मिला करते हैं उन पैसों से सामान खरीदकर यहाँ पर चूल्हा जलाकर इन आवारा कुत्तों को भरपेट खाना खिलाया करती है और बड़ी खुश प्रतीत हुआ करती है। जब ये कुत्ते खाना खा लेते हैं तो उसके बाद ये बड़ी खुश हो जाती है। अब इसके बाद जो दोनों पति पत्नी होते हैं उन्हें जब शंका होती है कि इससे बातचीत नहीं हो पाएगी तो वह लोग वहां से वापस लौट जाते हैं। वापस लौटने के बाद वे अपने घर तो चले गए थे, लेकिन बार बार उनकी आंखों के सामने वही चेहरा घूम रहा था जिसको वो दोनों अभी के अभी देख कर आए थे और वो कैसे भी करके इस लड़की के बारे में जानना पहचानना चाहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो दोनों पति पत्नी होते हैं दूसरे दिन जैसे अपनी कंपनी के लिए जा रहे थे तो उसी सिग्नल पर वो लड़की उन्हें दोबारा से मिल जाती है और इसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर उतरकर उससे पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फिर से कोई जवाब नहीं दे रही थी और इसके बाद कुछ ऐसी हरकतें करती है जिन्हें देखने के बाद दोनों पति पत्नी समझ जाते हैं कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर जो पति पत्नी होते हैं वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम इसका इलाज करवाएंगे और इलाज करवाने के बाद इसकी कहानी को जानेंगे कि किस वजह से भीख मांगा करती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से एक डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब को इस लड़की को दिखाते हैं। इस लड़की को देखने के बाद डॉक्टर साहब बता देता है कि शायद इसे कोई सदमा लगा है और उसकी वजह से ये गुमसुम सी रहा करती है, लेकिन आप चिंता मत करो, लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी अगर अच्छी तरह से इसे दवाइयां मिलेंगी। उसके बाद पति पत्नी डॉक्टर साहब को उसका इलाज करने के लिए बोल देते हैं और अपने काम धंधे में लग जाते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर साहब जितना भी पैसा चाहिए आप फोन कर दिया करना और हम आपके पास पैसा पहुंचा देंगे, लेकिन जब ये ठीक हो जाए तो उसके बाद एक बार हमें इससे मिलना है और इससे कुछ बातें करनी है। इसके बाद जो डॉक्टर होता है वो उसका इलाज करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। 2-3 महीने बाद अभिषेक के पास डॉक्टर साहब का फोन आता है और डॉक्टर साहब बताते हैं कि जिस पेशेंट को आप छोड़कर गए थे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है और अगर आप चाहो तो आप लोग उससे बात कर सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर अभिषेक बड़ा खुश होता है और खुश होकर अपनी पत्नी को इस बात के बारे में बताता है। जब पत्नी ये बात सुनती है तो वह भी बड़ी खुश होती है और कहने लगती है कि चलो अभी के अभी चलते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल रात के लगभग 10 बजे हुए थे और 10 बजे डॉक्टर साहब का फोन आया था। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि नहीं सुबह चलेंगे, लेकिन पत्नी को उसको जानने की काफी ज्यादा जिज्ञासा थी और वो कहने लगती है कि नहीं अभी के अभी चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये 3 महीने कैसे बीते हैं और मैं जानना चाहती हूँ कि ये लड़की इस तरह से इन कुत्तों को खाना क्यों खिलाया करती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो दोनों पति पत्नी होते हैं वो सीधा गाड़ी में बैठकर उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जैसे ही लड़की इन्हें देखती है तो देखने के बाद इन्हें पहचान जाती है कि इनसे मैं रोज के रोज भीख मांगा करती थी।
लेकिन अब इन्हें देखकर वह शर्मा जाती है क्योंकि वह भीख मांगा करती थी और ये बात उसे पता तो थी, लेकिन ये सब वो दिमाग की हालत खराब होने की वजह से कर रही थी, इस बारे में उसे पता होता है। अब जो पति पत्नी होते हैं सबसे पहले उसे रिलैक्स फील कराते हैं और उसके बाद उससे बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान यहाँ पर सबसे पहले वो उसका नाम पूछते हैं, तो यहाँ पर वह अपना नाम कुसुम बताती है। तो उसके बाद जो उसकी पत्नी रमा होती है वो कहने लगती है कि कुसुम ये बताओ कि तुम भीख तो मांगा करती थी, इसकी वजह तो हमें पता चल गई क्योंकि तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, लेकिन क्या हम लोग जान सकते हैं कि क्या तुम्हारा कोई परिवार है? अब इस बात को सुनने के बाद जो कुसुम होती है वो बैठकर इनकी बातों को सुनती है और जैसे परिवार नाम का शब्द आगे आता है तो एकदम से कुसुम की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो रमा होती है वो उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ कुसुम, कोई परेशानी है क्या? क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? तो उसके बाद यहाँ पर जो कुसुम होती है वो रोते हुए अपना सर ऊपर की तरफ करती है और कहने लगती है कि हाँ मैम साहब, मेरा परिवार भी था और सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन मैंने एक व्यक्ति से प्रेम किया और प्रेम करने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। अब इस बात को सुनने के बाद पति पत्नी इस बात को जानने की ललक दिखाते हैं और कहने लगते हैं कि वो कैसे, हमें खुलकर बताओ क्योंकि हमने तुम्हारा इलाज कराया है और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें एक अच्छी जिंदगी भी दे सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो कुसुम होती है वो अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। कहती है कि मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। माता पिता ने मेरा एडमिशन एक कॉलेज में करा दिया और उसके बाद कॉलेज के अंदर ही मुझे एक संजय नाम के लड़के से प्यार हो गया, लेकिन वहां पर जो संजय होता है, मैं जब उससे प्यार करने लगी तो इस बारे में मेरे माता पिता को पता चल गया और जब माता पिता को यह बात पता चल जाती है तो उसके बाद वो लोग मुझे कॉलेज आना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं संजय से सच्चा प्यार किया करती थी और उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तो इसी वजह से मैंने जैसे तैसे करके संजय से कांटेक्ट किया और उसे जब मैंने ये बताया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती तो उसके बाद जो संजय होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो ऐसा करो, आज रात अपने घर को छोड़कर आ जाओ और मैं तुम्हारा रेलवे स्टेशन पर इंतजार करूंगा। इसके बाद मैं उसकी बातों में आ जाती हूं और अपने घर परिवार को छोड़कर वहां से सीधा संजय के पास पहुंच जाती हूं। लेकिन संजय मुझे वहां से दिल्ली ले आया और यहां पर लाने के बाद कुछ दिनों तक तो वो मेरे साथ सही तरह से रहा, लेकिन उसके बाद अचानक से न जाने कहां गायब हो गया। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गई और चारों तरफ ढूंढने के बाद भी जब अब मुझे नहीं मिला तो मेरे दिमाग में सोच आने लगती है कि मैंने अपने परिवार को तो पहले ही छोड़ दिया और उसके बाद ये संजय भी मुझे धोखा दे गया और अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां और करूं तो करूं क्या। उसके बाद धीरे धीरे मेरी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी और मुझे लगने लगा कि अब तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जिस कमरे के अंदर किराए पर मैं रहा करती थी उस कमरे का किराया भी ज्यादा होने के कारण मकान मालिक मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देता है और मैं इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती हूं। धीरे धीरे करके मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मेरा किसी से कुछ भी बात करने के लिए मन नहीं करता है, लेकिन जब मेरे पेट में भूख लगा करती तो मैं लोगों से खाना मांगा करती और लोग मुझे खाना भी दे दिया करते। एक दिन ऐसे ही खाना मांगने के बाद एक आवारा कुत्ता मेरे पास आ जाता है और जैसे ही मैं उसको खाना खिलाती हूं अपने बटका, तो उसके बाद मुझे बड़ी खुशी होती है और इसके बाद मैं अब पैसे मांगने लगी लोगों से और पैसे मांग मांग कर उन पैसों से कुछ सामान खरीदा करती और सामान खरीदने के बाद उन कुत्तों के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाने लगा करती। मैं पुल के नीचे जाकर ये सब काम किया करती थी। हालांकि मुझे ये सारी बातें याद है, लेकिन उस टाइम पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे मन केवल ये करता था कि किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे केवल मांगना आया करता था और जब वो कुत्ते उस खाने को खाया करते थे तो मुझे बड़ी खुशी मिला करती थी। दोनों पति पत्नी जब इस पूरी बात को सुनते हैं तो यहां पर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये भले भीख मांगा करती थी लेकिन उसके बाद भी एक अच्छा ही काम किया करती थी। इसके बाद जो दोनों पति पत्नी होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें अपने गांव जाना है? तो उसके बाद जो कुसुम होती है वो कहती है कि मन तो गांव जाने का है, माता पिता को देखने का है, भैया और बहनों को देखने का है, लेकिन मैं जाऊं भी तो किस मुंह से जाऊं क्योंकि मैं वहां पर धोखा देकर आ गई थी और जब घर वालों को पता चलेगा कि मैं भीख मांगा करती थी और इस तरह से आई हूं तो उसके बाद गांव में घर वालों की दोबारा से बदनामी हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती और मैं तो यहीं पर अपना जैसे तैसे समय व्यतीत कर लूंगी। अगर आप चाहो तो मुझे कोई काम दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर रमा और अभिषेक उसकी कहानी से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए थे। तो यहाँ पर जो रमा होती है वो उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर उसने पढ़ाई लिखाई अधूरी की थी। तो उसके बाद रमा कहने लगती है कि ठीक है तो तुम ऐसा करो, मेरे घर में काम कर लेना क्योंकि वहां पर मेरा बहुत बड़ा घर है और उसके अंदर मुझे नौकरानी की भी जरूरत है। अब तुम जैसी अगर विश्वसनीय महिला रहेगी जिसने सुध-बुध खोने के बाद भी कोई गलत काम नहीं किया तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद दोनों पति पत्नी उसे घर के अंदर रख लेते हैं और वहीं पर अपने पास नौकरी लगा देते हैं। परिवार के सदस्य की तरह वहां पर रहती है और अभिषेक उसे बहन कहकर संबोधित किया करता है। लेकिन धीरे धीरे दोनों पति पत्नी का विश्वास इतना जीत लेती है कि अब वो लोग उसे अपने परिवार का हिस्सा ही समझा करते हैं। तो यहाँ पर जो अभिषेक होता है वो सोचने लगता है कि ये जवान भी है और शादी के युग भी है, तो क्यों ना मैं इसकी एक अच्छे से घर में शादी करा दूं और उसके बाद ये अपने घर भी जा सकती है। तो इसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह उसकी एक अच्छे से लड़के से शादी करा देता है और शादी करने के बाद जो कुसुम होती है वो अपने जीवन को अपने पति के साथ अच्छी तरह से जीने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो कुसुम का पति होता
होता है जिसका नाम आशीष होता है, उसको भी अभिषेक ने अपनी कंपनी में काम दे दिया था और दोनों पति पत्नी अच्छी तरह से अपने जीवन को जीने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुसुम होती है वह बार बार अभिषेक के पास आया करती और रक्षाबंधन पर उसे राखी भी बांधा करती, क्योंकि वो दोनों बहन भाई का सा नाता निभा रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पर जो भाई होता है वह इसी रक्षाबंधन पर कुसुम से पूछता है कि बहन बताओ इस रक्षाबंधन पर तुम्हें क्या चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर जो कुसुम होती है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि भैया घर वालों से मिलने का मन कर रहा है, लेकिन मैं वहां पर कैसे जा सकती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप मिल गए यही काफी है, कम से कम आप मेरा परिवार तो हो। लेकिन यहाँ पर जो भाई होता है वह सोच लेता है कि अब तो इसे इसके परिवार से मिलाना ही होगा। इसी वजह से यहाँ पर वह अपनी पत्नी रमा और अपनी बहन कुसुम के साथ सीधा एक गाड़ी में बैठता है और साथ में कुसुम के पति को भी बैठाता है। वो सभी लोग वहां से सीधा एमपी के उस गांव में चले जाते हैं जिस गांव की यहाँ पर कुसुम अपने आप को बता रही थी। और जैसे ही कुसुम आज इतनी बड़ी गाड़ी में अपने घर पर वापस लौटती है तो गांव के अंदर एकदम से ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि कुसुम तो बहुत पैसे वाले बन गई है। इसके बाद यहाँ पर जैसे उसके घर वाले कुसुम को देखते हैं तो देखने के बाद पहली नजर में तो वो उसे पहचान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि कुसुम अब अच्छी तरह से रहा करती है, इतना पैसा तो उनके पास भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब माता पिता गौर देते हैं तो वह उसे पहचान लेते हैं और इसके बाद बाहें फैलाकर अपनी बेटी को सारे गले से मिलाकर अपने गले से लगा लेते हैं। कुसुम भी अपनी आंखों में आंसू लेकर फूट फूट कर रोते हुए माता पिता के गले लग जाती है और यहाँ पर दोबारा से वह अपने माता पिता से मिल जाती है। हालांकि माता पिता उससे पूछते भी हैं तो यहाँ पर जो कुसुम होती है वह बता देती है कि माँ बाबूजी मैं इस तरह से यहाँ से दिल्ली चली गई थी, और माता पिता भी इस कहानी को सुनकर फूट फूट कर रोने लगे थे। इसके बाद गांव में ये बातें गूंजती हैं कि अच्छा किया लड़की ने घर से चली गई, वरना ऐसे गरीबों की सी जिंदगी जीती और ना जाने कैसा घर मिलता है इसको। अब तो इसका पति बहुत पैसे वाला है और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।